वाली मौत तो डेली मरते यारो। ऐसा समय बताओ जहाँ मौत नहीं मरते। मौत तो डेली मरते यारो। मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यारो, जिसको जमाना याद करे और लिखे। मौत तो सभी को मरना है, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो पैदा हो वो मरेगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कारगिल युद्ध में लड़ने का मौका मिला और सबसे पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा गाड़ने को मेरे हाथ को मौका मिला। और वो जगह कहाँ थी? बर्फ में नहीं गाड़िया मैंने वो झंडा कहाँ गाड़िया था बता सकता है कोई आदमी? वो हाँ बिल्कुल 2-3 को पता है, क्योंकि मैं वो नाचने गाने वाला हीरो तो हूं नहीं, मैं तो ओरिजिनल हूं। नाचने गाने वाले को तो सभी जानते हैं, लेकिन ओरिजिनल को कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा देश का मीडिया अब थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहा है। पहले तो बिल्कुल ही पैदल चलता था। हमारे देश के मीडिया को बताना चाहता हूं कि मीडिया वो हीरो को ज्यादा चढ़ाता है, जो शहीद होता है ना उसकी पासपोर्ट साइज फोटो देता है, लेकिन हम तो पासपोर्ट में संतुष्ट कर लेते हैं। कारगिल में वो दास्तान सुनाऊंगा जो आपने शायद टीवी पे यूट्यूब पे देख लिया होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको फेस टू फेस सुनने में मजा ही कुछ और आता है और मुझे भी आता है। मैं बताना चाहता हूं कि तोलोलिंग वो पहाड़ी थी जिस पर हिंदुस्तान आर्मी ने 3 हमले किए थे। जिस हमले के कुछ चश्मदीद गवाहों की फोटो अभी भी आई थी इस पर। मेजर राजेश अधिकारी जिसकी तोलोलिंग में 14 दिन तक डेड बॉडी बम्बू से ऐसे उछल रही थी, और पाकिस्तानी वायरलेस सेट में एक हिंदुस्तानी काफिरों तुमने एक माँ का दूध पिया तो बॉडी उठा के दिखाओ। तो उस टाइम पर ये खून पता कितनी डिग्री चलेगा था, अगर न्यूट्री माटर होता तो पाड़ देते हम भी। लेकिन दोस्तों गुस्सा तो खूब था, लेकिन गुस्सा को पालना सिखाया हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि मैं एक आजाद हिंद फ्रीडम फाइटर का दोहता हूं और आजाद हिंद फ्रीडम फाइटर का बेटा हूं, और एक माँ के 3 बेटे कारगिल युद्ध में एक साथ लड़े थे। वो कोई और नहीं, एक बॉडी है, 2 मेरे से छोटे थे। मैं उस टू राजनीति का छोटा सा सिपाही था, लेकिन मेरे को लड़ने का बहुत शौक था बचपन से ही। मैंने श्रीलंका में भी बहुत उग्रवादी मारे थे। हजरतबल में मेरे सीओ साहब कर्नल BS दौलता बोलता डिगेंदर ये हजरतबल में ये जो झांकी दिखाई दे रही है, मगर हाँ साहब, बोले इसमें कोई उग्रवादी सिर काटता तो उसको हेडशॉट ले लेना। वो सर काट रहा है, बोले मारता क्यों नहीं? ठक ठोक गया, एक गोली यहाँ लगी, वो अल्लाह को प्यारा हो गया और वो 144 सरेंडर हो गए। वहां सीओ साहब ने मुझे चीफ परमिशन कार्ड दिलाया, मेडल, जो मैं मेरी जेब पर लगा लिया। उसके बाद कपवाड़ा में गया, वहां में 6 उग्रवादी ठोके बचा के, वहां मुझे सेना मेडल मिला। उसके बाद में दूसरी जगह एक उग्रवादी मारा, वहां चीफ परमिशन कार्ड मिला। उसके बाद में 13 मई को दुर्ग मुल्ला में जो मेरे सामने बैठे कर्नल OP यादव साहब, ये वहां कमांड कर रहे थे फर्स्ट मार की, तो इनकी बटालियन के साथ दूसरी बटालियन जिसकी हमने बदली करी थी वहां दुर्ग मुल्ला में, तो वहां पर मैंने 4 उग्रवादी मारे थे दौड़ा करके। वो बोला हिंदुस्तानी हमारा पीछा मत करे, तो मैं राजस्थान का हूं, ऊँटनी का पूछ पकड़ लिया, 10 कोस कौन छोटू मोतन कौन छोटू देना, और उनको 4 को दौड़ा के मारे मैंने। उसके बाद में वहां से हमारी बटालियन को पता चला कि कारगिल में युद्ध छिड़ चुका है और टू राजनीति फर्स्ट विक्टोरिया क्लास विजेता यूनिट है, यानी कि मेरी बटालियन 210 साल पुरानी बटालियन है, लेकिन कभी भी इतिहास में 200 साल में जब भी अटैक मारा सक्सेसफुल हुआ। ये मेरी बटालियन की स्टोरी है। मेरी बटालियन 2 राजनीति के अंदर दादा बेटा और पोता 3 साथ लड़ाई लड़े हुए हैं। ये वो बटालियन है हमारी, और मेरे का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं टू राजनीति में गया। वहां गया तो 13 मई को 4 उग्रवादी मारे थे मैंने, तो वहां मैं बटालियन का हीरो बन गया। अब हीरो कैसे बना थे? सभी बोले शाबाश यार, कोबरा तुमने तगड़ा काम किया। मेरा नाम भी कोबरा था। वो जनरल कलकट ने मुझे मेरा नाम कोबरा रखा था श्रीलंका में। वो छोटी सी स्टोरी है।
जनरल साहब का मैं बॉडीगार्ड था, मैं की फर्स्ट कमांडो था। तो बॉडीगार्ड था तो एक पुलिया से हमारी आरसी जारी थी, तो एलटीटी ने ऐसी ग्रेनेड फेंका, मैंने उसी को कैच करा, उसी को ठोक दिया। तो वहां जनरल साहब 4-5 किलोमीटर के बाद ही बोलता है, अरे वो लड़का कौन सा जिसने उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ठोक दिया? बोले सर अपना राइफलमैन दिगेंद्र है, कमांडो दिगेंद्र। बोलो ये तो दिगेंद्र नहीं है, तो कोबरा है। मैं सोचा कोई मेडल होगा कोबरा, मुझे पता नहीं था क्योंकि अंग्रेजी में मेरा बचपन से हाथ तंग था, अंग्रेजी नहीं आती। मम्मा को कोबरा पता नहीं क्या होता, पर मेरे उल्तान ने बताया, बोलो कोबरा मतलब जानता दिगेंद्र? बोलो नहीं सर। बोलो कोबरा मीन्स वो जहरीला नाग जिसका वसूल होता फाइट एंड डेथ। बोलो साडा वसूल भी होता अटैक एंड फिनिश। बोलो देखते ठोको। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा मौका, जब से मुझे कोबरा कहने लगे फौज, दिगेंद्र नहीं कोबरा ज्यादा कहते थे। और कारगिल में फिर वो जैसे 4 उग्रवादी मारे 13 मई को, तो कारगिल हमारी बटालियन को टाइम मिला कि आपको कारगिल जाना है। तो हमारी बटालियन द्रास में 1 जून को पहुंची, वहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मलिक साहब आए, बोले टू राजीव आपको तोलोलिंग पर अटैक मारना है, आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, रेकी करके अपनी तैयारी पे ठा लो। मैं शिव साहब मेरा खास रखता था मेरे पास में, शिव साहब का खासा साथ, शिव साहब को उग्रवादी मार दिया तो शिव साहब मेरे पास ही रखता था मुझे। बोले कोबरा बेटे चल रेकी पे चलना है। तो हमारा ओ ग्रुप होता है लड़ाई के अंदर, जो लड़ने वाले कमांडर होते हैं उनको ओ ग्रुप बोलते हैं। तो वो पूरा ओ ग्रुप वहाँ तोलोलिंग की रेकी गए, तो वहां गए तो वहां 800-900 मीटर नीचे एक फायर बेस बना रखा था दूसरी यूनिट ने। तो वहां गए तो उनसे बातचीत करी, तो बोले भाई साहब यहाँ तो 3 हमले हो चुके हैं, वो देखो मेजर राजेश अधिकारी डेड बॉडी पड़ी है, ऑपरेटर की पड़ी, वो उठानी नहीं दे रहे। तो सीओ साहब वहां चेक करे तो मैं नाले से पीछे चलेगा। बोले दिगेंद्र कहाँ जा रहा है? मगर सर ये तोलोलिंग का ये पीछे नाला है, नाले में से यहाँ से शायद टॉप नजदीक होगा। बोले बच्चा चढ़ेगा कैसे? वो इसलिए तो देख रहा हूँ। तो मैं वहां गया, बिना कुंड से पूरा देखा तो उसमें ऐसे पहाड़ी थी, मतलब थोड़ा प्लेटू था उसमें, देखो यहाँ से चल सकते हैं अपन। मैं रेकी करके सीओ साहब को बता दिया, साहब पीछे से अगर रस्सा बांध दिया जाए तो अपनी घातक और कमांडो टीम है पूरी चढ़ सकती है। बोले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मगर सर मैं। बोले गिर गया तो? मगर चढ़ गया तो? हमेशा हम क्या सोचते हैं, इंडियन आदमी हमेशा अपने माँ बाप अपने सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, और जिस दिन हिंदुस्तान पॉजिटिव सोचेगा वर्ल्ड का दादा होगा। पहले जगत गुरु था, अब की बार वर्ल्ड का दादा होगा हिंदुस्तान, अगर पॉजिटिव सोचेगा तो। ये मेरी छोटे से सिपाही की तकनीक है, सोच है। तो मैंने बोला मुझको सर मैं चढ़ गया तो माउंटिंग बेस भरकोर से मेरा मैं यही मुझको सोना मारे को मैं पापड़ बेले मैंने बहुत पहाड़ी चढ़ी है। बोले ठीक है बेटा क्या चाहिए? मुझको सर वो रस्सा चाहिए जो एनएससी के अंदर दिल्ली में जिसकी लंबाई 100 मीटर, उठाने की क्षमता मुझको 20 टन। बोले है वो रस्सा मिल जाएगा? मुझको क्यों नहीं मिलेगा, लड़ाई जीतनी है तो रस्सा भी दो। बोले और क्या चाहिए? मुझको सर वो जो इंजेक्शन लगाते हैं नाम तो मैं जानता नहीं। बोले ठीक है वो भी मिलेंगे। मुझे वो रस्सा भी मिला मेरे सीओ साहब की तरफ से, चीफ से साहब सीधा ही मिला दिया। मुझे 2 घंटे में रस्सा मिला, 5 इंजेक्शन मिले, वो लगाए और वहां से चढ़ना शुरू किया हमने। मैंने 10 जून को चढ़ाई शुरू की थी और 14 घंटे में वो रस्सा बांध के नीचे आकर के पूरा मोमेंट तोलोलिंग का देख करके और नीचे आ गया। नीचे आते सीओ साहब बोले हाँ बेटा कैसे आ गए? मुझे सर एक गन यहाँ है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई आगे है, कोई पीछे है, और बहुत ज्यादा गन लगी हुई है, काली काली ऐसे दिखाई दे रही। बोले कितने बैंकर हो सकते हैं? वो साहब 15-20 तो है ही। अरे बोले एग्जैक्ट बता मुझको साहब, वो तो मैं नहीं गिन सकता। बोले क्यों? मुझको जब मैं गिनती कर रहा था तो आप विफोर्स करके गोले पर सारे थे, दबा उठ रही थी, तो वो बम्बारमेंट में गिनती को याद रखे। बोले फिर भी आइडिया मुझको साहब 15 से कम तो नहीं हो सकते। बोला अच्छा ठीक है। तो बोले अभी तेरी क्या प्लान है? मुझको सर मैं घातक का मुझको कमांडर हूँ, मेरे पास 10 आदमी हैं, हम 10 पीछे रस्से से चढ़ जाएंगे, यहाँ आलम जी लगा देंगे।
और यहाँ से फायर करेंगे तो सामने चार्ली कंपनियां अटैक मारेगी, बर्बाद बंदर को, बर्बाद बंदर की तरफ डेल्टा कंपनी बर्बाद अटैक मार रही है, आप बता ही रहे हो। बोले हाँ। तो बोले तेरा काम है इजराइल जी लगा कर दुश्मन को डिस्टर्ब करना, कोई शक? बोलो नहीं साहब। अभी मैं जाने लगा उसी टाइम शिव साहब की प्लान थी या हाईकमांड की प्लान थी मुझे नहीं पता। मेरे साथ में आगे मेरे मेजर विवेक गुप्ता बोले दिगेंद्र तेरे साथ जाने का आदेश मिला है। मोको साहब बहुत खुशी की बात है। साथ में सुबेदार बहुलाल, सुबेदार सुबेर सिंह राठौर, हवलदार CHM यशवीर सिंह, नायक चिमन, नायक सुरेंद्र, नायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर, ये 9 आदमी और 10 मैं, वो 9 के 9 कमांडो थे, सबसे तगड़े थे, मेरे से तगड़े थे। तो उन्होंने सीओ साहब ने बटालियन छाट के वो हमारे को 10 का ग्रुप बढ़ा दिया। जैसे ही हम ऊपर चढ़ने लगे तो वहां गुप्ता साहब बोलता दिगेंद्र क्या करना है? वो को साहब सीओ साहब का आदेश तो यह है कि LMG लगा के हमें डिस्टर्ब कराएंगे दुश्मन को, लेकिन डिस्टर्ब नहीं हो सकते, वहां हम मौत को मुंह लगाएंगे। बोले क्यों? वो दुश्मन से 20 मीटर पे और 15 बैंगलोर में UMG लगी हुई है, घास भी नहीं छोड़ेगा उधर अपने को। तो बोले क्या करना है? वो सर अंदर घुसना है, अंदर घुसेंगे तो ठोकेंगे। बोले ठीक है। बोल क्या करा? वो सर पहला बैंकर मैं बर्बाद कर दूंगा। तो बहुलाल भाखर बोलता दूसरा में, CHM यशवीर मेरठवाड़ा बोलता है तीसरा में, गुप्ता साहब बोले चौथा में, और ऐसे 10 के 10 हम डिक्लेयर हो चुके थे। 12 जून की वो घटा टॉप रात जिसको हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, फायर बेस कमांडर था हमारा सुबेदार लांबा। तो मैं उसको बोला मैं साहब जो भी फोर्स गन का है ना इनडायरेक्ट फायर बंद करवा दो। बोले क्यों? वो इनडायरेक्ट फायर से मोमो को यहाँ गोला पड़ेगा हमारे को खत्म कर देगा, और डायरेक्ट फायर में गोला यहाँ लगेगा और नहीं लगेगा तो पाकिस्तान में जाएगा। बोले ठीक है बेटा, मैं तू कहेगा वैसा ही करूंगा। तो डायरेक्ट फायर की फोर्स का डायरेक्ट फायर करवाया था वहां पर, और 12,000 गोले बरस रहे थे 1 मिनट में। कितने? 12,000। तो वो 12,000 गोले बरस रहे, मैं लांबा साहब को बोला मैं उसे कोबरा 4 लांबा बोला पास, वो 1 मीटर ऊपर कर दो फायर को। बोले 1 मीटर से क्या होगा? वो नीचे से घुस जाएंगे। अरे बोले अपनी गोली से मरेगा। वो ट्रेसर है साहब, हर 5 गोली बाद एक ट्रेसर था, तो वो 5 गोली ने ट्रेसर, तो ट्रेसर ऐसे सस्ता हुआ जाता है। तो जैसे ही फायर करे उसके नीचे से मेरे पास में 18 हैंड ग्रेनेड, 350 गोली, एक 47, एक पिस्टल, एक कमांडो डैगर। कमांडो डैगर मानी चक्कू होता है इतना बड़ा, जो साइनाइड में दबा होता है, जो आदमी को टच करते ना अंग्रेजी बोले ना हिंदी बोले ऊपर ही चला जाता है। वो कमांडो डैगर ये लेकर के और 12 जून की रात को 8:30 बजे चलना शुरू किया। आगे की जैसे ही मैं ऊपर ऐसे ऊपर गया, मैंने बहुलाल साहब को बोला मैं सब जल्दी, तो सबके सब मेरे 9 साथी आगे की तरफ जैसे ही बढ़े, बोले ओके लास्ट में आवाज देगा। वो जो राइफलमैन जसवीर था वो बोला सर डन। मेरे हाथ लगा के वो आगे की तरफ बढ़ता है, तो मैं सोचे कि 9 के 9 आगे चलेगा, अब दिगेंद्र तू भी चला गए। अब वहां से मेरा और उनका रास्ता अलग हो चुका था। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ जैसे ही ऐसे सांप की तरह रेंगता हुआ क्रॉलिंग करता हुआ जा रहा था, तो आगे ऐसे बर्फ पड़ी हुई थी, वो मिसाइल टकराई तो कुछ दिखाई दिया मुझे, यार ये तो बर्फ है, बीच में काला पत्थर है। तो मैं सोचा कि इसको पकड़ ले, मैं उसमें हाथ डाला, ऐसे डालते उसके अंदर बैरल लगी हुई थी दुश्मन की। मुझे नहीं पता था इसमें बैरल है, मैं नहीं पकड़ता। वो बैरल लगी हुई थी, मैंने ऐसे हाथ मारा और मारते अपनी तरफ जैसे खींचा, उसने फायर कर दिया। तो पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली मेरे सीने में लगी है। ये देखो, ये जो बॉडी है ना इसी ये वैसी आपकी दया से खड़ी है। ये देखो दिखाई दिया आपको सबको, 1 2 3 गोली लगी, 2 गोली 147 में लगी, वो भी हाथ से छूट गई। छूटते मैं बोले मोहरे मालिक मैं एक योद्धा हूं, उधर मेरा हथियार घोंस लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना मंदिर में कोई भगवान है और ना गुरुद्वारा में कोई भगवान है, ना मस्जिद में कोई भगवान है। भगवान है तो अपने अंदर है। भगवान खुद अंदर से बोलता है और पागिल जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं नहीं करता। आजा कर्नल थापर साहब भी बोलेंगे कि बेटा खोया देश के लिए, उनके बारे में तो मैं ही बोल दूंगा क्योंकि उनका बेटा मेरा शिष्य था। कर्नल थापर साहब का बेटा था विजय थापर, वो बोलता है गुरुजी मेरे को ऐसा कमांडो बढ़ा दे
जो आर पार निकल जाऊं। मैं कहो साहब मेहनत आपका सिखलाई मेरी है। मैंने उनको वो कमांडो बनाया था, मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर था। आपने मेरी फोटो देखी होगी ना थोड़ी देर पहले, वो उस पर कितने मेडल लगे हैं, तो वो लड़ाई से पहले गया है। वो कोर्स है पीटी, कमांडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट 3 डे में। मतलब ये आगे आदमी को मारता था ना, ऐसे बैठाई देता था अंदर ही, बचा दे ऐसे सीधा सीधी क्या ऐसे जाती थी अंदर। तो ये मेहनत करा, मेहनत का फल मुझे कारगिल में मिला। तो सर मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से, टाइम मेरा होगा, आपके पास है? बोलो भारत माता की जय। ऐसे नहीं, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर, मैं टाइम ले लिया। पाकिस्तानियों से भी ऐसे लिया था मैंने, मगर यार रुक जाओ थोड़ी देर, तुमने बहुत दिन तो रोलिंग पे बैठे हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां मैं गया और उसको जैसे ही खींचा, उसने फायर किया, गोली लगी, 3 यहाँ लगी। लगते ही मेरा हथियार भी छूट गया। तो वो मालिक बहुत बुरा धोखा कराया। लेकिन जो खुद की रक्षा नहीं करता उसका ईश्वर नहीं करता, और जो खुद की रक्षा करता है उसकी ईश्वर भी करता है। मैं 2 मिनट में से 2 मिनट में गर्दन तो काट ले मैं तुम्हें पता नहीं, कहानी अधूरी रह जाएगी। ये किताब में लिखा है कर्नल साहब ने, कर्नल एस.सी. त्यागी, शौर्य चक्कर त्यागी, हाँ शौर्य चक्कर ही है तो साहब भी। तो मेरा कहना मतलब वहां से मैंने पहला पेन कर लिया, उसमें ग्रेनेड निकाला, पिन काटी 1 और 2, लीवर को आजाद किया, अंदर ठोका। अंदर जैसे ही क्या प्राण दे फटा, फटते अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर, काफर काटे। वो मरिया तो है, चाहे एक भी बरोबर। उसके बाद में उनके 30 आदमी था, उनका मेजर अनवर खान था, 5 नॉर्थ लाइटिंग इंट्री पाकिस्तान का मेजर, जिसको पाकिस्तान का सामने हैदर मिला था। वो बोले यानी दुश्मन का चौथा हमला भी फल करेंगे, काफिरों को चुप चुप के मारो, साथियों आगे बढ़ो। उन्होंने तो बोला यानी, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली, सपड़े। मेरे 9 साथी, उनके 30 आदमियों को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और मेरे 9 साथी थे वो हमेशा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। और मैं पट्टी करके और उनकी गले से फायर करी, उनके नीचे जाऊं, ग्रेनेड काटूं, धड़ाक सुबह 4 बजे तक 11 बैंकर उड़ा दिए। कितने? और उनमें कितने मेरे गिनती नहीं करी। उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली गड़ा, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल। वो मैं क्या कुत्ता हूँ बाहर निकलूंगा? वो बोले तू बाहर निकाल, 95 में तेरे को मारना था, तू बच गया, आज तेरे 16 टूक करूंगा, क्योंकि 95 में तू सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे 16 से काट के लेके था। कोबरा तू वही कोबरा है ना? वो हूं तो वही, मैं बताऊं मेरे तक। और मेरे दोस्तों उसके बाद पीछे गया, मेरा छाती लहसला एक बच्चे ने LMG ली और लेकर के ऊपर चढ़ा, और उसमें मोहम्मद अनवर खान संभाल, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता। और मैंने जैसे ही फायर किया, LMG में 1 ही गोली थी मैगजीन में, उसने 1.5 गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी इस पैर में, और मेरी गोली उसके हाथ में लगी या कहाँ लगी, वो पिस्टल छूट गई। उसके बाद उसने मेरे पर डाई मारी, डाई मारते ही मैंने वो तो डाई मारी, मैंने उसका टेटुआ पकड़ा। साहब बस कटवारी है, आप बीच में बोलोगे तो कहोगे। अच्छा 2 मिनट साहब। अब क्या स्टोरी में द एंड नहीं होता जब तक मजा नहीं आता, है ना साहब? हाँ, तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि वहां जैसे ही उसका टेटुआ पकड़ा, गर्दन पटी, आप बोला हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मैं कुमरा तुम्हारा छोड़ दूं। उसके बाद उसको नीचे पटका पकड़ते, काट कमांडो टाइगर गच बैठाया, काटते मुंडी काटी, बोले वो गया काम से। उसके बाद में उसकी बॉडी को उठाया, पत्थर का सारा लगाया, तिरंगा झंडा लिया, सीलिंग में बांधा, और पहले हिस्सा से पूरा का पूरा इस गर्दन में जगह बैठा दिया। ये वही आते दोस्तों। और भारत माता की जीत पहली विक्ट्री होता है, आपको पता है, इनको पता है, फर्स्ट विक्ट्री का पहला तिरंगा झंडा टर्निंग पॉइंट होता है कारगिल वार, तो रोलिंग टॉप। उससे पहले कारगिल में कहीं भी कामयाबी नहीं मिली थी। 13 मई से कामयाबी शुरू हुई थी, दबादब। फर्स्ट विक्ट्री का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ में था, और वो पाकिस्तान के मेजर में गाड़ा था। यही सिपाही की छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, और बाकी इस बुक में कर्नल साहब ने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। मेरा सौभाग्य है कि मैं जिंदा होने के बाद में अपनी खुद की स्टोरी आपको खुद को बता रहा हूँ। अच्छी बात यह है, मेरे गांव, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरा गांव झादरा तहसील नीमका थाना जिला सीकर है।
वहाँ स्कूल पे मेरा नाम लिखा हुआ है, दिगेंद्र कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय झालरा, तहसील नीमका, थाना जिला सीकर। उसमें मैं पढ़ा करता था। मैं को देखा अपना नाम है इसमें, इसे बड़ी खुशी क्या होगी। आज एक बुक जिसमें मेरा नाम है, फोटो है, और YouTube पर भी खोल के देख लेना, दिगेंद्र कुमार सर्च कर लेना, गूगल पर भी आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। आप लोगों ने इतना समय दिया, आपका बहुत कीमती समय, फौजियों का समय तो ऐसे ही होता है। तो मैं आप मेरे से कोई गलती होगी तो माफी चाहता हूँ कि फौजी हूँ, जैसी कहानी वैसे बोलना जानता हूँ, ना अंग्रेजी आती ना हिंदी में भी जिस गड़बड़ है। बोले भारत माता की, भारत माता की। और किताब पढ़ना, वीरों की किताब पढ़ोगे तो वीर ही पैदा करोगे। फिल्मी हीरो हीरोइन की पढ़ोगे ना तो लड़के बढ़िया पैदा नहीं कर सकते, बच्चे भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो नकली है। असली हीरो की स्टोरी पढ़ोगे तो आपके खानदान का नाम रोशन होगा और इस भारत भूमि के अंदर आपका नाम उजागर रहेगा। ये मेरा वादा है। हिंदुस्तान की धरती को भारत माता कहते हैं, अमेरिका को चाचा, रूस को फूफा, चाइना को बुआ, पाकिस्तान को साला कहते हैं। पाकिस्तान को साला जरूर कहते, बाकी किसी को नहीं कहते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।